हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीटेट साइंस पेपर 2 का, जो कि टॉपिक है हमारा हीट। प्रीवियस टॉपिक मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो उनको आप देख लीजिए। देखिए, एग्ज़ामिनेशन जो आपका सीटेट का एग्ज़ामिनेशन होता है, उसमें क्वेश्चन थोड़ा आपको बहुत लंबे से दे देते हैं, तो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से ये समझना है कि आपको टाइम बचाना है। ठीक है, टाइम को आपको बचाना है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको आता है, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चंस बड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से क्या हो जाता है, आपके पास में टाइम कम पड़ जाता है। तो आपको अभी से PYQ पे फोकस करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं अपने वीडियो के एंड में PYQ भी करवाती हूँ, तो जितने भी वीडियो मैंने अभी तक अपलोड किए हैं उनको आप देख लीजिए, ताकि आपको पता चल पाए किस तरह से PYQ आते हैं। ठीक है, और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो पाए। ये सारे टॉपिक कवर करवाने के बाद में मैं आपको जो NCERT है उसकी समरी भी करवाऊँगी। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हीट जो होता है वो होता क्या है, हीट जो है वो एक तरह से क्या है, एनर्जी का ही फॉर्म होता है, जिसमें क्या होता है कि जो हीट हमारी ट्रांसफ़र होती है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होती है। अब ये जो हमारी हीट है, वो अगर जैसे आप देखते हैं कि ये गर्माहट आपको देती है, एनर्जी दैट गिव अ सेंसेशन ऑफ वार्मथ, यानी हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारा क्या होता है, हॉट और कोल्ड। तो जो हीट होती है, इसकी SI यूनिट जो होती है वो होती है जूल। अदर यूनिट इसकी कैलोरी होती है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो कैलोरी मीटर होता है इसका इंस्ट्रूमेंट। तो ये टेम्परेचर के बेस पे आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास में एक कप है तो उसमें क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ गर्म है तो वहाँ पर क्या है, हाई है, और जब ये बाहर की तरफ जा रहा है तो इसका जो हॉट कप ऑफ टी में जो टेम्परेचर है वो बाहर की तरफ क्या हो जाता है, लो हो जाता है। जबकि इसमें हम क्या देखते हैं, आइस कोल्ड वाटर में यहाँ पर टेम्परेचर हमारा अंदर तो लो है, बट बाहर गया तो क्या हो गया, हमारा हाई टेम्परेचर हो गया। तो 1 कैलोरी आपको याद रखना है कि 1 कैलोरी जो है वो 4.2 जूल के इक्वल होता है। तो ये आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। अब देख लेते हैं क्वेश्चंस को, यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अब इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, हमारे पास में एक 500 ml का बीकर है। अब इसमें वाटर है। अगर एक बीकर से हम दूसरे या फिर तीसरे बीकर में हम क्या करें, ट्रांसफ़र करें, जो वाटर है हमारा उसको ट्रांसफ़र करेंगे, तो टेम्परेचर जो है वो सेम रहेगा। बट हीट जो हमारी होती है उस केस में क्या होता है, जिसमें ज़्यादा अमाउंट होगा, मान लीजिए A में ज़्यादा अमाउंट है वाटर का, तो जिसमें ज़्यादा अमाउंट होगा उसकी हीट जो है वो ज़्यादा होगी। अब इसमें कम है वाटर, तो इसमें क्या होगा, इसकी हीट कम हुई, बट टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा, जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा, बट जो हमारा हीट है उसमें क्या हो जाएगा, हीट के केस में, हीट अभी बताया मैंने कि जिसमें लिक्विड ज़्यादा होगा वो ज़्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस करेगा, और जिसमें लिक्विड कम है उसमें हीट कम होगी। तो हीट के कंपैरिजन में अगर हम A और B को देखें तो यहाँ पर टेम्परेचर A और B में सेम था, बट यहाँ पर क्या है कि अगर हीट के केस में देखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, A इज़ ग्रेटर देन B। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं कि हीट जो है वो जिसमें ज़्यादा अमाउंट होगा उसमें हीट ज़्यादा होगी, क्योंकि इससे PYQ भी पूछे गए हैं। इसी तरह से क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए, थर्मामीटर की बात हम कर लेते हैं। देखिए, जो थर्मामीटर होता है इसमें क्या होता है कि जो थर्मामीटर है इसमें जो टेम्परेचर स्केल होती है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जो थर्मामीटर से बेसिकली हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, तो इसमें जो टेम्परेचर स्केल होती है उसको हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, और एक होता है हमारा केल्विन। ठीक है, केल्विन को हम के से डिनोट करते हैं, और होता है हमारा फ़ारेनहाइट, जिसको हम F से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, ये टेम्परेचर स्केल होती हैं थर्मामीटर में। ठीक है, तो ये जो हमारा थर्मामीटर है, ये जो डिग्री सेल्सियस है, इसमें क्या होता है, इसकी रेंज कितनी होती है, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और केल्विन की देख लीजिए, केल्विन की होती है 273 से आपका जो है 373 केल्विन। ठीक है, और फ़ारेनहाइट की जब बात करते हैं तो हमारा होता है 32 से 212 फ़ारेनहाइट।
ये 212 तक, ठीक है। तो इस तरह से ये जो टेम्परेचर स्केल होती है उसकी ये रेंज होती है, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से PYQ भी आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। और बॉडी टेम्परेचर आपको पता ही है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर यहाँ पर अभी मेंशन है, बट आपको यहाँ पर एक साइड में लिख लीजिए बॉडी टेम्परेचर। अगर केल्विन में आपसे पूछता है तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर केल्विन में 310 होता है, ठीक है, 310 केल्विन होता है। अब जब हम बात करते हैं थर्मामीटर में, ये देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर में डिफरेंस क्या होता है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसको बेसिकली जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। अब क्लिनिकल थर्मामीटर में बॉडी टेम्परेचर अभी ये देखिए 35 से 42 डिग्री सेल्सियस का रेंज होता है। अब बॉडी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में अगर आपसे पूछता है तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर फ़ारेनहाइट में देखिए 35 डिग्री सेल्सियस इज़ इक्वल टू 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। लीस्ट काउंट इसका जो होता है वो 0.2 होता है। अब लेबोरेटरी थर्मामीटर की जब हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट को टेम्परेचर करने के लिए अब हम लैब में यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। तो इसका जो रेंज होता है -10 से 110 डिग्री सेल्सियस। अब केल्विन में जब हम बात करेंगे तो केल्विन इज़ इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.5। अब ये लीस्ट काउंट इसका कितना होता है हमारा 1 होता है, ठीक है। और मैक्सिमम से मिनिमम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा हमारा एयर टेम्परेचर यानी वेदर रिपोर्ट जो हमारी होती है। तो इस तरह से जो हमारा थर्मामीटर है वो क्लिनिकल और लेबोरेटरी यहाँ से क्वेश्चन आता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और क्लिनिकल से भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। देखिए 37 डिग्री सेल्सियस को अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम। देखिए 37 डिग्री सेल्सियस और प्लस उसमें हम क्या ऐड कर देंगे 273, ठीक है। 273 करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 310 केल्विन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल सा था, बहुत ईजी। अब अगर हमें डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस है, इसको हमें फ़ारेनहाइट में करना है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखिए 37 डिग्री सेल्सियस है तो हम क्या करेंगे 37 इंटू इसका फॉर्मूला होता है 9/5 प्लस 32, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32, ठीक है। तो हमारे पास में जो डिग्री सेल्सियस है वो कितना दिया है 37, तो इसलिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बारी में कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 हाँ ठीक है। तो ये आपका 7.4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो बेसिकली आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चंस आपको। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का ये 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम केल्विन में देखेंगे तो हमारा 273 केल्विन हो जाएगा, और जब हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट में तो हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन 4 है हमारा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब फ्रीजिंग पॉइंट जो हमारा वाटर का होता है इसको भी हम डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस आएगा, और जब हम जो है उसमें केल्विन में देखेंगे 273 केल्विन आएगा, ठीक है। और जब हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट की तो हमारा हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये भी एज इट इज़ ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी हमारा ऐसे ही होगा। अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की। तो बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जब इसका हम केल्विन में मेजर करते हैं तो केल्विन में क्या हो जाएगा 373 केल्विन। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर डिग्री सेल्सियस है उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे उसमें 273 ऐड कर देंगे। तो हमने ऐड कर दिया तो 373 केल्विन आ गया। अब जब फ़ारेनहाइट में तो करेंगे तो हमारा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं अपने आप से, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर ऑफ स्टीम। तो इसका आंसर हो जाएगा जो स्टीम का टेम्परेचर होता है
वो हमारा इक्वल होता है या फिर हमारा क्या होता है, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है बट आपको पता होने चाहिए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक की, कि हमारा आगे क्या है। देखिए अब मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब ये जो हमारा ट्रांसफ़र होता है हीट का, अब इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से समझनी है। देखिए इसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इनको बहुत ध्यान से आपको समझना है। देखिए जब बात करते हैं कंडक्शन की, तो कंडक्शन ये यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास में कोई कंटेनर है, तो ये मान लीजिए मेटल का है, तो ये जो कंडक्शन हो रहा है ये डायरेक्ट कंडक्शन है, यानी ये सॉलिड और लिक्विड में होता है। ठीक है, डायरेक्ट कंडक्शन हो रहा है इसमें। तो इसमें जो आप जब बात करते हैं कि लिक्विड या फिर गैस, तो कंडक्शन और कन्वेक्शन जो है ये हमारा सॉलिड में होगा, कंडक्शन जो होगा वो हमारा सॉलिड में होगा। जब हम बात करते हैं कन्वेक्शन की, तो कन्वेक्शन जो हमारा होता है वो वाटर है, गैसेस हैं, इसमें ये जो सर्कुलर मोशन होता है उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन, लिक्विड और गैस में। जब हम बात करते हैं रेडिएशन की, तो रेडिएशन जो हमारा होता है वो गैस में नहीं होता है। ठीक है, रेडिएशन जो है वो हमारा गैस में नहीं है। यहाँ पर आपने मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और यहाँ से ये इस तरीके से आपने कोई चीज़ यहाँ पर रखी हुई है, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये रेडिएशन है जिसमें गैस नहीं होती है, कोई भी इसमें माध्यम की यानी कोई मीडियम की नीड नहीं होती है। ठीक है, मीडियम रेडिएशन या दैट मीन्स यहाँ पर कोई ऐसा माध्यम नहीं है। जब हम बात करते हैं सन जो हमारा होता है, वो हमारा क्या होता है, सन से हमारे अर्थ पे जो है वो क्या पड़ती हैं, वो यूवी रेस पड़ती हैं, तो एक तरह से वो रेडिएशन है। तो जो कन्वेक्शन है, तो कन्वेक्शन की जब हम बात करते हैं लिक्विड और गैसेस में होता है, यानी कि जो मूवमेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में है वो पाया जाता है कन्वेक्शन में, जबकि कंडक्शन जो है वो हमारा सॉलिड में होता है। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इनके बारे में आपको किस तरीके से जो है हीट का ट्रांसफ़र होता है वो आपको ध्यान रखना है, बहुत बेसिक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ नोट बनाकर आप इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको जो बताया कंडक्शन, कन्वेक्शन, तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। नियरली ऑल मेटल्स आर हीटेड, तो आपको कंडक्शन ध्यान रखना है, और जब वाटर हीट होगा हमारा तो उस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन बोलेंगे। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और यहाँ पर वाटर और गैस, इनमें सब में जो ये लिक्विड है इनमें सर्कुलर मोशन हो रहा है, बट फिर भी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिक हीट की। देखिए स्पेसिफिक हीट जो होता है, किसी भी पदार्थ में टेम्परेचर की वृद्धि, यानी टेम्परेचर की वृद्धि के लिए जिस हीट की हमें नीड होती है उसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनिएगा, किसी भी पदार्थ में टेम्परेचर की वृद्धि के लिए जिस हीट की हमें नीड होती है उसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अब स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला ये होता है, अब स्पेसिफिक हीट की जो यूनिट होती है वो होती है जूल पर केजी। तो देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? देखिए थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है कि जो अगर थर्मल और एक्सपेंशन नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, तो जब मेटल को हम हीट करते हैं तो क्या होता है कि जब मेटल हीट होता है तो इनमें क्या होती है, इस तरीके से शेप जो होता है उसका चेंज हो जाता है, यानी शेप जो होता है उसका वो बढ़ने लगता है, शेप जो है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो शेप में एक्सपेंशन होने लगता है। ठीक है, यानी कि जो शेप है वो चेंज होके यानी कि बढ़ जाता है। ठीक है, फैलने लगता है जब उसको हीट किया जाता है। बट जब हम क्या करते हैं, अगर कोई मेटल है हमारे पास में और वो कूल उसको कर रहे हैं, तो ठीक है, अगर मेटल को हीट कर रहे हैं तब तो ये एक्सपेंशन होता है, लेकिन कोल्ड जब होगा यानी कि कूलिंग होगी तो क्या होगा कि डिक्रीज़ होगा। ठीक है, क्या होगा, डिक्रीजिंग इन साइज़। ठीक है, साइज़ में वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन, यानी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वाला प्रोसेस इसमें चलता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सी ब्रीज़ और लैंड ब्रीज़ की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए सी ब्रीज़ और लैंड ब्रीज़ के बारे में। सी ब्रीज़ जो है वो बेसिकली दिन में होता है। दिन में क्या होता है कि जब
ये जब सूरज उगता है तो क्या होता है कि ये देखिए समुद्र है, ये क्या है, स्थल है यानी कि लैंड। जब लैंड और सी दोनों पर देखिए ये जो सूरज की किरणें हैं ये सी पर भी पड़ रही हैं और लैंड पर भी पड़ रही हैं, पड़ तो दोनों पे रही हैं। लेकिन होता क्या है कि जो सी है, समुद्र है, उसका पानी धीरे धीरे गर्म होता है, लेकिन जो लैंड है वो बहुत फास्ट गर्म हो जाती है। तो जो सी है उसका जो उसकी जो कोल्ड एयर है वो क्या हो जाती है हमारी, ये पहुंचती है हमारे लैंड की तरफ, मूव करती है। तो जो लैंड है वो हमारी हॉट एयर प्रोड्यूस करती है, क्योंकि जो सूरज की किरणें हैं वो लैंड पर भी पड़ रही हैं, सी पर भी पड़ रही हैं, लेकिन ये तो धीरे धीरे गर्म हो रहा है, लेकिन ये क्या है, बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है लैंड। तो यहाँ से जो एयर है वो हॉट एयर रिलीज होती है। अब यहाँ पर भी चूंकि लिक्विड है, यहाँ पर भी लिक्विड है, तो प्रोसेस जो होता है वो कन्वेक्शन होता है दोनों में ही, सैंड सॉरी सी ब्रिज में भी और लैंड ब्रिज में भी। अब देखिए लैंड ब्रिज में क्या होता है कि रात के समय ये होता है, नाइट टाइम में होता है, ड्यूरिंग द नाइट। अब रात में क्या होता है, आपने ये देखा यहाँ पर तो सूरज है बट यहाँ चाँद है। यहाँ पर क्या होता है कि ये आप सी यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लैंड, तो यहाँ पर तो अब सूरज की किरणें हैं नहीं, यहाँ पर थी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो लैंड से रात के टाइम में क्या होता है कि अब यहाँ पर क्या हो गया था, यहाँ पर पानी गर्म हो रहा था, ये तो हमारी हॉट एयर प्रोड्यूस कर रहा था, बट यहाँ से क्या हो रहा है, अब लैंड की तरफ हवाएं जो हैं वो ठंडी हवाएं लैंड से हमारी चलने लगती हैं सी की तरफ, क्योंकि दिन में जो सी है वो उसने अपनी ठंडी हवा लैंड को दी थी, क्योंकि समुद्र ने जो ठंडी हवा है वो लैंड की तरफ दी थी। तो जो लैंड है हमारी वो रात के समय क्या हो गई, ठंडी हो गई। तो लैंड से जो हमारी ठंडी हवा है वो समुद्र की तरफ अब जा रही है, क्योंकि समुद्र तो दिन भर गर्म हुआ, यहाँ पर देखिए दिन भर ये धीरे 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 गर्म होता रहा। तो अब क्या है, रात के समय ये जो समुद्र है यहाँ से हॉट एयर रिलीज होगी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सी ब्रिज और लैंड ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। तो ये आपको अच्छे से समझना है कि सी ब्रिज डे के टाइम क्या होता है कि जब हमारी सूरज की किरणें समुद्र पे पड़ती हैं और लैंड पे पड़ती हैं, दोनों पे पड़ती हैं, तो क्या होता है, सी हमारी धीरे धीरे, इसका पानी जो समुद्र का पानी है वो धीरे धीरे हमारा गर्म होता है और ये हमारी फास्ट गर्म हो जाती है। यहाँ से क्या होता है, सी की जो ठंडी हवा है वो लैंड में जाती है, लैंड से चूँकि ये जल्दी गर्म हो जाती है तो ये हॉट एयर प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पर क्या होता है कि पूरे दिन, जब यहाँ पर पूरे दिन सी ने दिया था इसको कोल्ड एयर, तो अब ये जो हमारी लैंड है वो तो कोल्ड हो गई, तो कोल्ड एयर सी में जाएगी और सी जो है वो हॉट एयर प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो नाइट के टाइम हॉट एयर प्रोड्यूस होगी और डे के टाइम यहाँ पर लैंड प्रोड्यूस करेगी हॉट एयर, जबकि यहाँ पर नाइट के टाइम पे सी प्रोड्यूस करेगा हॉट एयर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना है कि जो समर सीज़न में और हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो हमारे लाइट क्लॉथ वियर करने चाहिए हमको, क्योंकि जो डार्क क्लॉथ होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, वूलन कपड़े क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं जो हीट को ट्रैप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं PYQs की। ठीक है, अब ये जो हमारे पास में क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए स्पून है और एक ग्लास है हमारे पास में, और ये हमारे पास में लकड़ी का टुकड़ा है, तो वुड है। अब ये स्पून, ग्लास और वुड, इन सब में अब आपसे पूछा गया है, इनको मान लीजिए ये देखिए ABC है, इसमें आपसे पूछा गया है कि टेम्परेचर इनका, अगर एक ही रूम में इनको रखा गया है तो इनका टेम्परेचर चेंज होगा या फिर सेम रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि A और B और C, इनका जो टेम्परेचर होगा वो सेम होगा। देखिए एक ही रूम में ये रखे हैं, चाहे उसमें फ़ैन हो, AC ऑन हो, चाहे जो हो, अब वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो चाहे ग्लास हो, चाहे स्पून हो यानी चम्मच हो, चाहे ग्लास हो, चाहे वो वुड हो, टेम्परेचर उनका चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर उनका फिक्स ही रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, चाहे वो जो भी हो। तो आपको ये भी मैंने पहले ही बताया था, टेम्परेचर हमारा सेम ही रहेगा, तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं कि ये टेम्परेचर इसका सेम ही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ लेबोरेटरी थर्मामीटर शोज 5 स्मॉल divisions between the making of 55 degree Celsius and 56 degree Celsius.
दिस मीन्स दैट द थर्मोमीटर कैन रीड करेक्टली अप टू। अब यहाँ पर आपको जो लेबोरेटरी से क्वेश्चन आया, लेबोरेटरी थर्मामीटर से क्वेश्चन आया है, इसमें जो 5 डिवीज़न है उनके बीच में आपसे पूछा गया है 55 डिग्री सेल्सियस और 56 डिग्री सेल्सियस के बीच का रेंज। अब देखिए इसमें जो किस तरीके से इसको आप रीड करेंगे। ये जो ऑप्शंस आपके पास में गिवन है, तो इसको हम क्या करते हैं, देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर एक बना लेते हैं स्केल। पूछा कहाँ से हमें, 5 यानी 55 डिग्री सेल्सियस से 56 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए चूँकि जो 5 डिवीज़न वाले थर्मामीटर होते हैं उनमें जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 1/5, दैट मीन्स 0.2 होता है। तो जो 5 डिवीज़न वाले थर्मामीटर में हमने लीस्ट काउंट देखा कि 1/5 यानी 0.2। अब यहाँ पर देखिए इसको 55 से 56 तक पूछा है, तो 55 डिग्री सेल्सियस के बीच में देखिए कितना आ रहा है, 5 डिवीजन हमें बनाना, तो 55.2, फिर हो जाएगा हमारा 55.4, फिर हो जाएगा 55.6, फिर हो जाएगा हमारा 55.8। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास में एक डिवीजन 2, 3, 4 और ये 5 इस तरह से। तो यहाँ पर 55 डिग्री सेल्सियस से 56 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें ये देखिए ये तो ऑप्शन होगा नहीं यहाँ पर, इसमें देखिए यहाँ पर ये 1 तो आ नहीं रहा है, 55.5 भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं होगा, 55.2 आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 55.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 55.2 डिग्री सेल्सियस। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा टेम्परेचर वाला। ठीक है, तो टेम्परेचर असर्शन और रीज़न वाला, तो असर्शन भी आपका क्या है, गलत है, और रीज़न भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो इन्होंने कहा है ना ही, देखिए टेम्परेचर में कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं, हमारे कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, तो टेम्परेचर हमारा चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर सेम ही रहेगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और वाटर नॉट बीइंग यूज्ड एज अ थर्मामीटर लिक्विड, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, तो देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट होता है ये, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है एज़ कम्पेयर टू अदर लिक्विड, तो ये भी आप समझ सकते हैं। और इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ये क्वेश्चंस आपको PYQs हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द टेम्परेचर ऑफ लार्ज कंटेनर इज़ 50 डिग्री सेल्सियस। अनीता फिल्स दिस वाटर in a 250 ml beaker A and 750 ml beaker B up to brine. Which of the following statement are correct? अब ये पूछा गया है आपसे कि अगर कोई कंटेनर है उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस इन्होंने बता दिया है, और ये कहा है कि एक जो है एक बीकर है हमारे पास में, यानी कंटेनर एक है, तो उस कंटेनर में कितना है वाटर, 250 ml। ठीक है, और एक कंटेनर है हमारे पास में जिसमें है 750 ml। ठीक है, एक में 750 ml है, एक में 250 ml है। अब हीट के कंपेयर में हम देखेंगे तो हमें पता ही है कि हीट के कंपेयर में हीट के अकॉर्डिंग हम हीट के केस में देखेंगे कि जो हीट होगा उसमें क्या होता है कि जिसमें अमाउंट ज़्यादा होता है वही उसमें हीट ज़्यादा होगी। तो मान लीजिए इसको A और इसको B, तो जो देखिए 750 ml जो है हमारा क्या है, 750 ml ज़्यादा है, 250 ml कम है, तो हो जाएगा हमारा A कम है B से, तो A इज़ लेस देन B, ग्रेटर B जो है वो हमारा ग्रेटर देन A। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि जो हीट है वो हमारा क्या है, A जो है वो कम है B से, क्योंकि इसमें 750 ml है। अब जब टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर आपको पता ही है कि टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो टेम्परेचर TA इज़ इक्वल टू TB। ठीक है, टेम्परेचर तो हमारा सेम ही रहेगा। तो इस बेस पे इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि जो द अमाउंट ऑफ हीट, तो इसका आंसर हो जाएगा
देखिए द टेम्परेचर ऑफ वाटर ए एंड बी सेम, तो ये तो हमारा जो टेम्परेचर है वो ए और बी में सेम ही है, तो ये तो वो ए तो सही हो जाएगा हमारा। टेम्परेचर ऑफ वाटर इन ए इज़ लेस देन, तो टेम्परेचर तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा। द अमाउंट ऑफ हीट इन ए इज़ लेस देन बी, तो ये तो हमारा सही है सी वाला, ठीक है, क्योंकि जो ए है वो लेस देन है बी से। द अमाउंट ऑफ हीट इज़ ए एंड बी सेम, तो सेम तो होगा नहीं क्योंकि टेम्परेचर सेम होता है, तो ए और बी ये दोनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरह से सीटेट में PYQ पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन अपनी करनी है ताकि आप एक बार में सीटेट को क्रैक कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।